बकरी की चोरी। ढोलकपुर गांव के लोग बकरियां पालने के बहुत शौकीन थे। यहाँ के लगभग सभी लोग चरवाहे थे। यहाँ के लोगों में आपस में भी बहुत भाईचारा था। सभी एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना पसंद करते थे। उनकी एकता के ही कारण ये गांव बिल्कुल सुरक्षित था। यहाँ न कभी कोई चोर आ सकता था और न ही इनकी बकरियों को किसी जंगली जानवर का डर था। यहाँ के लोग अपनी बकरियों को चराने के लिए खुला छोड़ देते थे। दिन भर चढ़ने के बाद बकरियां खा पी कर अपने अपने घर खुद ही चली जाती थी। वहीं इस गांव की सरपंच एक महिला थी जिसका नाम रुमाली देवी था। इस गांव के भाईचारे और एकता का कारण भी इस गांव की सरपंच थी। महिला सरपंच रुमाली देवी ने गांव में बहुत अच्छी एकता बनाकर रखी थी, जिस वजह से सभी लोग एक दूसरे के साथ एक ही परिवार की तरह जुड़े हुए थे। रुमाली देवी ने भी अपने घर में एक बकरी पाल रखी थी। रुमाली देवी को अपनी बकरी के साथ बहुत प्रेम था। एक पल के लिए वो अपनी बेटी को खाना खिलाना भूल सकती थी, लेकिन अपनी बकरी को नहीं। अरे बहादुर, चल जल्दी से थोड़ा हल्का गर्म पानी करके ले आ और बुलबुल को नहलाने में मेरी मदद कर। रुमाली देवी अपनी बकरी बुलबुल की सेवा अपनी बच्ची समझकर करती थी। उसका समय समय पर खान पान, यहाँ तक कि नहाना धुलाना सब खुद अपने हाथों से करती थी। सर्दियों का समय चल रहा था, इसलिए वो उसे हल्के गर्म पानी से नहलाती थी। बहादुर रुमाली देवी के घर में काम किया करता था। जैसे ही रुमाली बहादुर की मदद से बुलबुल को नहलाने लगती है, तभी गांव का ही एक आदमी आता है और उससे कहता है, सरपंच साहिबा, सड़क गांव में जोड़कर जो पक्का रास्ता बनवाने के लिए आपने सरकार से गुहार लगाई थी ना, उसका सब सामान आ गया है। रेता, बजरी, सीमेंट, टाइट सब आ गया है। आप चलकर एक बार मुआयना कर लीजिए। बहादुर, तुम बुलबुल को नहलाओ, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। ये कहकर रुमाली देवी गांव के दौरे पर चली जाती हैं। रुमाली देवी गांव की एक मामूली सी सरपंच थी, लेकिन उसने अपने गांव के लिए बहुत बड़े बड़े काम किए थे। वो दूसरे सरपंचों की तरह अपने घर के बारे में कम और गांव वालों के बारे में ज्यादा सोचती थी। गांव में उसने बहुत तरक्की करवाई थी। इसी वजह से गांव वाले उसे बहुत प्रेम करते थे और उसकी बहुत इज्जत करते थे। चल बुलबुल, मैं तुझे नहला देता हूँ। काका, बुलबुल को अच्छे से नहलाना, नहीं तो माँ गुस्सा हो जाएगी। हाँ बिटिया रानी, पता है मुझे तुम्हारी माँ को बुलबुल से कितना प्रेम है। बहादुर बुलबुल को नहलाकर जब शाम को घर जाने लगता है, तभी जंगल के रास्तों में पेड़ के पीछे से उसे कोई पुकारने लगता है। पहले तो बहादुर को लगता है कि उसका वहम है, लेकिन फिर दोबारा आवाज आने पर वो रुककर पूछने लगता है, कौन मेरा नाम बार बार लेकर पुकार रहा है? भाई कौन हो तुम? सामने तो आओ। तभी पेड़ के पीछे से एक आदमी बहादुर के सामने आता है और उसे पैसे का लालच देकर कहता है, देखो भाई बहादुर, मैंने तुम्हारी बहुत तारीफ सुनी है। तुम इस गांव के और अपनी मालकिन रुमाली देवी के बहुत ही वफादार हो। गांव के चप्पे चप्पे के बारे में जानते हो। मैं तुम्हें पूरे 10,000 रुपए दूंगा अगर तुम मुझे गांव की सारी बकरियां और साथ ही अपनी मालकिन रुमाली देवी की खूबसूरत बकरियां लाकर दोगे तो। लेकिन मैं बकरियां कैसे ला सकता हूँ, और मैं भला तुम्हें बकरी चुरा कर क्यों दूं? पैसे के लिए भाई। मैं तुम्हारे घर का हाल जानता हूँ भाई। इस समय तुम्हें पैसों की बहुत ज़रूरत है। ये तो तुम्हारी ज़िंदगी भर की कमाई है, जो तुम अपनी मालकिन रुमाली देवी के घर में पूरी ज़िंदगी लगाकर भी नहीं कमा सकते। वो मैं तुम्हें एक ही पल में दे दूंगा। और वैसे भी तुम गांव के और अपने मालकिन के इतने वफादार हो कि तुम पर कोई शक भी नहीं करेगा। पहले तो बहादुर उस आदमी की बात मानने से इनकार कर देता है, लेकिन जब वो इतने सारे पैसे देखता है तो वो उस आदमी की बात मान लेता है और उसे गांव की सारी बकरियां और अपनी मालकिन रुमाली देवी की प्यारी बकरी चुरा कर देने के लिए तैयार हो जाता है। बात तो सही है, इस समय मुझे पैसों की भी बहुत जरूरत है। ठीक है भाई, सुबह शाम को तो मैं ये काम नहीं कर सकता, क्योंकि सारे गांव वाले सुबह और शाम घर पर ही होते हैं। दिन में सारे अपने अपने काम पर चले जाते हैं, तो दिन में मैं ये काम कर दूंगा। ये कहकर बहादुर वहाँ से चला जाता है। बेवकूफ आदमी, 10,000 के पीछे मुझे सारे गांव की बकरियां लाकर देगा और इन बकरियों को बेचकर मैं लाखों रुपए कमा सकता हूँ। वो आदमी पास के ही गांव का था, जिसकी बहुत लंबे समय से इस गांव की बकरियों पर नजर थी, लेकिन गांव के लोगों की एकता की वजह से वो बकरियों को चुरा नहीं पा रहा था। इसलिए उसने गांव के ही वफादार को पैसों का लालच देकर इस काम के लिए चुना, ताकि वो बकरियां चुराए। फिर अगले दिन दोपहर को बहादुर ताक में था कि जब सारे लोग इधर उधर अपने काम में व्यस्त हो जाएंगे, तो वो सारी बकरियों को इकट्ठा करके जंगल की ओर ले जाकर उस आदमी को दे देगा। मालकिन, मेरी पत्नी की कुछ तबीयत ठीक नहीं है,
क्या मैं घर जा सकता हूँ? तुम्हारी पत्नी ज्यादा ही बीमार हो गई है क्या बहादुर? बस मालकिन, आज उसे सुबह से कुछ बुखार सा लग रहा था, तो सोचा उसे वैद्य को दिखाकर आ जाऊं। ठीक है बहादुर, तुम अपनी पत्नी को वैद्य को दिखा कर आओ। साथ में ये लो, थोड़ी कुछ पैसे, तुम्हें जरूरत पड़ेगी और दवाइयाँ भी तो लेनी होंगी तुम्हें। बहादुर पत्नी की तबीयत खराब होने का बहाना लगाकर वहाँ से घर नहीं जाता है, बल्कि वो घर के ही पास एक जगह छुप जाता है, क्योंकि उसे पता था दोपहर का भोजन करने रुमाली देवी घर के अंदर जाएंगी। बस उसी समय वो बुलबुल को चुरा ले जाएगा। फिर दोपहर को जैसे रुमाली देवी भोजन करने घर के अंदर जाती है, उसी समय बहादुर बुलबुल को वहां से खोल कर ले जाता है और साथ ही जो दूसरी बकरियां जंगल में घास चर रही थी उन्हें भी ले जाने के लिए आता है। लेकिन जहां वो बकरियां चर रही थी वहां गांव के कुछ छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे। अरे ये क्या, यहाँ तो छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं, अब क्या करूँ? अरे बच्चों, तुम्हें पता नहीं है गांव के बाहर गुब्बारे वाला आया है, तो जल्दी जल्दी जाकर गुब्बारे ले लो। सच में काका, गुब्बारे वाला आया है? सारे बच्चे गुब्बारे लेने के लिए गांव के बाहर चले जाते हैं। तब तक बहादुर बुलबुल बकरी के साथ बाकी गांव की सारी बकरियों को वहां से जंगल की ओर ले जाता है और उस आदमी को बकरियां दे आता है। शाबाश बहादुर, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। ये लो तुम्हारे पूरे 10,000, जाओ ऐश करो। अरे भाई, यहाँ तो कोई भी गुब्बारे वाला नहीं है, लगता है गुब्बारे वाला चाचा चला गया। चलो वापस चलकर खेलते हैं। बच्चे फिर से खेलने के लिए वापस आते हैं। अरे ये बकरियां कहाँ चली गई? लगता है घर चली गई होंगी। चलो हम भी चलते हैं। बकरियों के गायब होने पर सारे गांव वाले परेशान होते हैं और इस बात की शिकायत रुमाली देवी से आकर करते हैं। लेकिन रुमाली देवी की बकरी बुलबुल खुद गायब थी। ये जानकर रुमाली देवी फूट फूट कर रोने लगती है, क्योंकि उसे बुलबुल से अपने बच्चों से भी ज्यादा प्रेम और स्नेह था। गांव वालों, तुम्हारी बकरियां ही गायब नहीं हुई हैं। मेरी बुलबुल को भी न जाने कौन चुरा कर ले गया। इस समय न जाने कहाँ होगी मेरी बुलबुल। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? आज तक हमारे गांव में किसी परिंदे तक की चोरी नहीं हुई। ये कैसे हो सकता है कि दिन दहाड़े कोई हमारी सारी की सारी बकरियां को चुरा कर ले जाए? जरूर कोई घर का भेदी ही है। तभी गांव का ही एक बच्चा सबको बताता है कि किस तरह से बहादुर ने उन्हें बेवकूफ बनाकर गुब्बारे लेने भेजा। सरपंच जी, ना जाने क्यों मुझे बहादुर काका पर ही शक हो रहा है तो वो बहुत वफादार, लेकिन आज उन्होंने दोपहर में हम सब बच्चों को बेवकूफ बनाया और कहा कि गांव के बाहर गुब्बारे वाला है। लेकिन जब हम सारे बच्चे वहां गुब्बारे लेने पहुंचे तो वहां पर गुब्बारे वाला था ही नहीं, और वापस पहुंचने पर पता चला कि सारी बकरियां गायब हो चुकी हैं। हाँ, मुन्ना सही कह रहा है। बहादुर काका ने हमसे झूठ बोला था। बकरियां गायब होने के पीछे बहादुर काका का ही हाथ लगता है। अगर इसमें बहादुर का जरा सा भी हाथ हुआ ना, तो मैं उसे बिल्कुल भी माफ नहीं करूंगी। गांव वाले बहादुर को पकड़ते हैं और उसे खूब पीटते हैं। जब उसे मार पड़ने लगती है तो वो अपने आप सारी सच्चाई बता देता है। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे उस आदमी ने पैसों का लालच दिया था। मुझे पैसों की बहुत जरूरत थी, बस इसी वजह से मैंने पैसों के लालच में आकर गांव की सारी बकरियां चुराकर उस आदमी को सौंप दी। मेरा यकीन मानिए, मेरा इरादा गलत नहीं था। बहादुर, मुझे कभी यकीन भी नहीं हो सकता कि तुम ऐसा कुछ कर सकते हो। तुम तो मेरे वफादार थे। मेरा छोड़ो, तुम तो पूरे गांव के वफादार थे। तुम्हें सब पता था कि यहाँ के लोगों का कारोबार ही बकरियां पालने पर निर्भर है और मैं अपनी बकरी बुलबुल से कितना प्रेम करती हूँ। तुम सब जानते थे, लेकिन तुमने फिर भी ऐसा काम किया। अगर तुम्हें पैसों की जरूरत थी तो तुम एक बार आकर मुझसे बात करते, तो क्या मैं तुम्हें पैसे नहीं देती? जानते हो बहादुर, तुम जैसे वफादार से धोखा खाने के बाद अब किसी पर यकीन करने का भी मन नहीं है। मुझे माफ कर दीजिए, मैं अपनी भूल को सुधारना चाहता हूँ। मैं सबकी बकरियां वापस लाना चाहता हूँ। मैं रूपाली को वापस लाना चाहता हूँ। सरपंच साहिबा, वो दूसरे गांव का आदमी है। पूरा शाम को ही बकरियों को ट्रक में लाद कर शहर महंगे दाम में बेच कर आएगा। इससे पहले कि वो बकरियों को शहर बेचने ले जाए, हमें जल्द से जल्द पहुंचकर बकरियों को उसके चंगुल से छुड़ाना होगा। वो आदमी सारी बकरियों को ट्रक में लाद कर ले जाने ही वाला था कि तभी सारे गांव वाले वहां पहुंच जाते हैं। सभी लोग ट्रक को रोकते हैं। गांव वाले मिलकर उस आदमी की खूब धुलाई करते हैं और उसे पुलिस के हवाले कर देते हैं। साथ ही अपनी बकरियों को वापस अपने गांव ले आते हैं। गांव वालों, अब आप लोग मुझे जो सजा देना चाहो मुझे मंजूर है।
बस मुझे इस बात की खुशी है कि मैं आप सभी की बकरियों को वापस ला पाया। बहादुर, तुमने बकरियां वापस लाने में हमारी मदद की, इसलिए मैं तुम्हें कोई सजा नहीं दूंगी। तुम्हारी सजा बस इतनी है कि अब तुम गांव के वफादार नहीं हो और ना ही आज के बाद तुम मेरे घर में सहायक बनकर काम करोगे। ये सजा सुनकर बहादुर बहुत दुखी था कि अब वो अपने गांव का और अपनी मालकिन रुमाली देवी का वफादार नहीं रहा। साथ ही अब गांव वाले बकरियों को खुले में अकेले चरने नहीं छोड़ते थे, बल्कि गांव का कोई न कोई एक व्यक्ति हमेशा बकरियों के साथ उन्हें चराने के लिए साथ रहता था। लंबे थन वाली जादुई बकरी। नारद नाम के चरवाहे के पास कुछ भेड़ें थी। वो भेड़ें चराने का काम करता था। जब वो भेड़ें चराने ले जाया करता था तब उसकी पत्नी मालती भेड़ों के रहने की जगह को अच्छे से साफ करती और उनके लिए अच्छा अच्छा चारा और पानी लाकर रख देती थी। नारद और मालती की एक बेटी मधु थी। उसे अपनी भेड़ों से बहुत प्यार था। स्कूल से फ्री होने पर उसे जितना भी समय मिलता था वो अपनी भेड़ों को चारा खिलाती, पानी पिलाती और उनके साथ बहुत खुश रहती। और छुट्टी वाले दिन तो उन्हें चराने भी ले जाया करती थी। फिर एक दिन की बात है, मधु अपनी भेड़ों को चराने के लिए घर से थोड़ी दूर ले गई। सारी भेड़ें बड़े आराम से चर रही थीं और मधु ने अपने दोपहर का खाना निकालकर जैसे ही खाना शुरू किया कि तभी उसे कहीं से एक बकरी के रोने की आवाज आने लगी। अरे, ये किसकी आवाज है? ये मेरी भेड़ों की आवाज तो नहीं लग रही है। हाँ, शायद ये किसी बकरी के रोने की आवाज लग रही है। मधु के देखने पर पता चलता है कि एक बड़े बड़े थन वाली बकरी भूख के मारे रो रही है। मधु उसके बड़े बड़े थन देखकर हैरान रह जाती है। आज से पहले उसने इतने बड़े बड़े थन वाली बकरी कहीं नहीं देखी थी। अरे बाप रे, इतने बड़े बड़े थन वाली बकरी मैंने तो आज तक नहीं देखी। तुम कौन हो? कहाँ से आई हो और क्यों रो रही हो? मेरा नाम छाया है। मेरे मालिक ने मेरे बड़े बड़े थनों की वजह से तंग आकर मुझे जंगल में छोड़ दिया। सभी मेरे बड़े बड़े थन देखकर मुझसे दूर भागते हैं। जंगल में मुझे जंगली जानवरों से बहुत डर लग रहा है, कहीं मुझे कोई खा ना जाए। अरे तुम चिंता ना करो, तुम्हारे मालिक ने तुम्हें घर से निकाल दिया तो क्या हुआ? तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगी। छाया मधु की बात सुनकर बहुत खुश हो जाती है और उसके साथ घर आ जाती है। घर पर जब मधु के माता पिता छाया को देखते हैं तो मधु पर बहुत गुस्सा करने लगते हैं। ये क्या मधु, तुम किसकी बकरी उठाकर ले आई हो, और वो भी इतने बड़े बड़े थन वाली बकरी? ये तो मुझे एक नंबर की बेकार बकरी लग रही है। जाओ इसे वापस छोड़ाओ। नहीं माँ, ये वापस नहीं जाएगी। छाया हमारे साथ ही रहेगी। लेकिन मधु, तुम इतने बड़े बड़े थन वाली बकरी का करोगी क्या? मुझे तो लगता है इसके थनों में कोई बीमारी हो गई है, जिसकी वजह से इसके थन इतने सूज गए हैं। हम नहीं चाहते कि एक बीमारी वाली बकरी हमारे भेड़ों के साथ रहे और हमारी भेड़ों को भी इसकी वजह से कोई दिक्कत हो। और वैसे भी इसके रहने के लिए जगह ही नहीं है। हमारी भेड़ें इसे अपने साथ रहने नहीं देंगी। मैं अपनी जगह में से किसी के साथ जगह नहीं बांटूंगी। हाँ, मैं भी इसके साथ अपनी जगह नहीं बांटूंगी। ये हमारे साथ नहीं रह सकती क्योंकि ये हमारी बिरादरी की भी नहीं है। देख लिया मधु बेटा तुमने, भेड़ें भी इसे पसंद नहीं कर रही हैं। जाओ और इसे वापस छोड़ कर आओ। आप सब चिंता मत करो, इसे तुम सब के ऊपर बोझ बनाने के लिए नहीं लाई हूँ। मैं खुद छाया की सेवा करूंगी और उसके लिए एक अलग छोटी सी जगह बना लूंगी। मधु, तुम दिन बर दिन जिद्दी होते जा रही हो। मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा कि तुम इस बकरी का और इसके बड़े बड़े थनों का करोगी क्या? माँ बाबा, आप चिंता न करें, आप अपनी भेड़ों को संभालिए, मैं अपनी छाया को देख लूंगी। मधु छाया के लिए बाहर दूसरी तरफ रहने के लिए एक छोटी सी जगह बनाती है और उसे खाने के लिए चारा और पानी देती है। चारा खाकर छाया मधु की सेवा से बहुत प्रसन्न हो जाती है और मधु से कहती है, मधु, तुम कितनी अच्छी हो, अपने माँ बाप से बगावत करके मेरी सेवा कर रही हो। अब मैं चाहती हूँ कि तुम अंदर से जाकर बर्तन ले आओ और मेरा दूध निकालो। छाया, क्या तुम दूध देती हो? हाँ मधु, मैं बहुत सारा दूध देती हूँ। मधु दूध निकालने के लिए अंदर से जाकर एक छोटा सा बर्तन लेकर आती है, लेकिन छाया उसे कहती है कि उसका दूध इतने छोटे से बर्तन में नहीं आएगा। फिर मधु जाकर दूध के लिए एक बड़ा सा बर्तन लेकर आती है। मधु को इतना बड़ा बर्तन ले जाता हुआ देख उसके माता पिता हैरान रह जाते हैं। जब मधु छाया का दूध निकालने लगती है तो वो इतना बड़ा बर्तन 1 मिनट में भर जाता है। छाया मधु से और बर्तन लाने के लिए कहती है। मधु और बर्तन लेकर आती है
और वो बर्तन भी दूध से मिनटों में भर जाता है। धीरे धीरे करके घर के सारे बर्तन छाया के दूध से भर जाते हैं। ये सब देखकर मधु के माता पिता हैरान रह जाते हैं और आकर छाया से हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं। देखा माँ बाबा, मैं कहती थी ना छाया बहुत अच्छी है, वो कोई मामूली बकरी नहीं है। हाँ मधु, तुम सही कहती थी, हम ही गलत थे। छाया, हमें माफ कर दो, हमने तुम्हें अपने साथ रखने से इनकार किया, तुम्हारे थनों को एक बीमारी का नाम दिया। हमें नहीं पता था कि तुम कोई मामूली बकरी नहीं बल्कि जादुई बकरी हो। हाँ छाया, हमें क्षमा कर दो, हमने तुम्हारा निरादर किया। हमें नहीं पता था कि भगवान ने कुछ न कुछ सोच समझकर तुम्हें हमारे घर में हमारी गरीबी को दूर करने के लिए भेजा है। छाया, अब हम तुम्हें खुद से कभी दूर नहीं करेंगे। तुम हमारे इसी घर में रहोगी और हम मिलकर तुम्हारी खूब सेवा करेंगे। अरे धीरे बोलो मालती, कोई आस पड़ोस वाला हमारी बातें सुन ना ले, और किसी को हमारी छाया के बारे में पता नहीं चलना चाहिए कि वो एक जादुई बकरी है और इतना सारा दूध देती है। लेकिन ये सारी बातें नारद का पड़ोसी हडिम्बा दीवार के उस पार से सुन रहा था। अरे बाप रे, तो ये बात है। ये बकरी 10 दिन पहले मुझे जंगल में दिखी थी, लेकिन मुझे अजीबोगरीब लगी, इसलिए मैंने इसे घर नहीं लाया। इस बकरी पर तो पहला हक मेरा है। इतना दूध देने वाली बकरी नारद मैं तुम्हारे घर में कैसे रहने दे सकता हूँ? मैं आज रात को ही इस बकरी को तुम्हारे घर से गायब कर दूंगा। नारद और मालती के साथ साथ भेड़ें भी छाया को अपना लेती हैं और अपने साथ रहने के लिए जगह दे देती हैं। वही रात को जब नारद, मालती और मधु सो जाते हैं तो दीवार से कूदकर हडिम्बा छाया को चुराने के लिए आता है। जैसे ही वो छाया को खोलकर अपने साथ ले जाने लगता है, तभी छाया उसे अपनी सींगों से जोरदार टक्कर मार देती है। हडिम्बा उछलकर दीवार से टकराता है। वहीं दीवार के साथ एक बड़ी सी कील लगी होती है। हडिम्बा के कपड़े उस कील में फंस जाते हैं और वो दीवार के साथ लटक जाता है, जिस वजह से वो दीवार से नीचे नहीं उतर पाता। छाया और उसके साथ भेड़ें जोर जोर से चिल्लाकर अपने मालिक को जगाने लगती हैं। आवाजें सुनकर जब नारद, मालती और मधु बाहर आते हैं तो वो हडिम्बा को दीवार से लटका हुआ पाते हैं। हडिम्बा, तुम यहाँ इतनी रात को क्या कर रहे हो, और तुम दीवार के साथ कैसे लटक गए? नारद, मुझे यहाँ से नीचे उतारो, मैं नीचे उतर नहीं पा रहा हूँ। छाया, मेरी बच्ची, तुम ठीक तो हो ना? देखिए जी, मुझे तो लगता है ये जरूर मेरी छाया को ही चुराने आया होगा। छाया, तुम ठीक हो ना? नारद सारे गांव वालों को इकट्ठा करता है और हडिम्बा को सब मिलकर बहुत पीटते हैं। पूछने पर हडिम्बा सबको सच सच बता देता है कि वो छाया की चोरी करने आया था, जिस वजह से चोरी करने के जुर्म में गांव वाले उसे और मारते हैं। अच्छा सबक सिखाकर उसकी पहली और आखिरी गलती समझकर उसे माफ कर देते हैं। इस तरह से छाया के कभी न खत्म होने वाले दूध को बेच बेच कर नारद अब गांव में सबसे अमीर बन चुका था। उसका घर भी किसी महल से कम नहीं था। उसके पास 4-4 गाड़ियां थी। वहीं मधु अपनी छाया के साथ बहुत खुश रहती थी। बैलपुर गांव में हिंगा नाम का एक चरवाहा रहता था, जिसके पास 3 बकरियां थी, जिनका नाम सीधी, बुद्धि और रौनक था। सीधी और बुद्धि दोनों जवान बकरियां थीं और रौनक बेचारी बूढ़ी और कमजोर बकरी थी। हिंगा के घर में उसकी पत्नी निर्मला और बेटी चंदा थी। हिंगा की बेटी चंदा को रौनक के साथ बाकी बकरियों के मुकाबले ज्यादा लगाव था। माँ, मेरा खाना हो गया बस। बेटा, तुम्हें कितनी बार समझाया है, खाना हमेशा पूरा खाया करो। तुम हमेशा उस रौनक के बहाने ज्यादा खाना लेती हो, बाद में बोल देती हो पेट भर गया है, और आधा खाना उस बूढ़ी बकरी को जाके देती हो। बेटा, क्या हम उसे चारा नहीं देते? फिर क्यों तुम ऐसा करती हो? अगर खिलाना पिलाना है तो बुद्धि और सीधी को खिलाओ ना, जहाँ से कुछ फायदा भी हो रहा हो। माँ बापू, आपको पता है मुझे रौनक से कितना प्यार है। आप मना भी करोगे तब भी मैं उसे खिलाऊंगी पिलाऊंगी, और सीधी और बुद्धि को खिलाने पिलाने के लिए आप हो ना। दरअसल रौनक अब बहुत बूढ़ी हो गई थी और वो कमजोर भी बहुत थी। इस वजह से उसकी कदर भी कम हो गई थी। जब रौनक जवान थी तब वो खूब दूध देती थी और उसी का दूध पी के चंदा भी बड़ी हुई थी। पर मालिक और मालकिन अब उसका ये एहसान भूल चुके थे। रौनक अब कुछ भी खाती पीती तो उसके शरीर को लगता ही नहीं था। ऊपर से मालिक उसे सूखा ही चारा खिलाते थे। वही सीधी और बुद्धि खूब जवान थी, दूध भी देती थी। उनके दूध की वजह से हिंगा का घर चलता था। फिर एक दिन की बात है। अरे प्रणाम सरपंच साहब, आइए आइए। कैसे?
प्रणाम हिंगा, कैसे हो? मैं ठीक हूँ मालिक। आप बताइए कैसे आना हुआ, और आप इतना परेशान क्यों लग रहे हैं? क्या बताऊं हिंगा, बहुत ही दुविधा में हूँ। मेरी पत्नी बहुत ही बीमार है, उसे हृदय रोग है, बहुत बड़ी गंभीर बीमारी है। बहुत पैसा खर्च किया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। डॉक्टरों का कहना है कि उसे अगर बकरी का दूध हर रोज पिलाया जाए तो वो ठीक हो सकती है, और यहाँ दूर दूर तक बकरी का दूध तुम्हारे अलावा किसी के पास नहीं है। क्या क्या तुम मेरी पत्नी को बचाने में मेरी इतनी सी मदद नहीं करोगे? मुझे अपनी घर की बकरी का दूध नहीं दोगे? लेकिन मालिक, मेरे घर का दूध पहले से ही किसी के घर में जा रहा है, मैं आपको कैसे दे सकता हूँ? मुझ पे मेहरबानी करो, मैं तुम्हें डबल भाव दूंगा दूध का, पर इनकार ना करो। डबल भाव सुन के हिंगा सोच में पड़ जाता है। ठीक है सरपंच साहब, बात आपकी पत्नी की जान की है तो मैं आपको दूध देने को तैयार हूँ। आप रोज आके मेरे घर से दूध ले जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा। अरे वाह जी, ये तो हमारी चांदी ही चांदी है। दूध अब डबल भाव में बिकेगा। सीधी और बुद्धि तो हमारे लिए सोने का अंडा देने वाली मुर्गी से कम नहीं है। हाँ निर्मला, तुम सही कह रही हो। आज से तुम सीधी और बुद्धि को और ज्यादा खूब खिलाया करो ताकि वो ज्यादा से ज्यादा दूध दें। ये सारी बातें पीछे खड़ी सीधी, बुद्धि और रौनक सुन रही थीं। सीधी और बुद्धि को ये सुन के खुद पे बहुत ही घमंड हो रहा था, और फिर वो रौनक को ताने सुनाने शुरू कर देती हैं। सुना बहन बुद्धि, तुमने मालिक क्या कह रहे थे? हमें और ज्यादा खिलाने पिलाने की बातें कर रहे थे। हाँ बहन सुना, आखिर खिलाए पिलाए भी क्यों ना, हम दोनों मालिक के इतने काम जो आती है। नहीं तो इस बूढ़ी रौनक की तरह थोड़ी, जो किसी काम की नहीं है, ना अपने किसी काम की, ना मालिक के किसी काम की। तुम दोनों ऐसा क्यों कह रही हो? एक दिन तुम्हें भी यही आना है जहाँ आज मैं हूँ। एक दिन तुम्हें भी ये बुढ़ापा और कमजोरी देखनी है। जब मैं तुम्हारी तरह जवान थी, मैं भी बहुत सारा दूध देती थी। चंदा मेरा दूध पी के ही बड़ी हुई है। हाँ देखो तो, बूढ़ी हो गई है पर अकड़ देखा अभी तक नहीं गई। मैं तो कहती हूँ तुम्हारा जीवन व्यर्थ है, किसी काम की नहीं हो तुम। हाँ सीधी सही कह रही है। मुझे तो लगता है कुछ दिनों में मालिक तुमसे तंग आके तुम्हें कसाई को बेच देंगे। सीधी और बुद्धि की बातें रौनक को बहुत दुखी करती हैं। वो बहुत रोती है। रौनक का रोना देख के चंदा को बहुत बुरा लगता है। उसके माँ बाप रौनक के साथ जो कुछ भी कर रहे थे उसे बुरा लग रहा था। रौनक, तुम मेरी माँ से कम नहीं हो, मुझे इस बात का एहसास है। माँ ने मुझे बताया था कि मैं तुम्हारा दूध पी के ही बड़ी हुई हूँ। तो क्या हुआ, आज बापू और माँ तुम्हारा एहसान भूल गए हैं, पर मुझे इस बात का पूरा एहसास है। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी, और कोई तुम्हारा ख्याल रखे ना रखे, मैं रखूंगी और खुद से कभी दूर नहीं जाने दूंगी। तुम मेरे लिए माँ से कम नहीं हो। बस इस तरह से हिंगा के घर से रोज बकरियों का दूध सरपंच के घर उनकी बीवी के लिए जाने लगा। सीधी और बुद्धि इस बात से अपने ऊपर खूब मान करती और रौनक का मजाक उड़ाती थी। साथ ही हिंगा और उसकी पत्नी डबल भाव में दूध बेच के बहुत खुश थे। सुनिए जी, मैं तो कहती हूँ हम लोग इस रौनक को जो सूखा चारा खिला रहे हैं वो भी बर्बाद कर रहे हैं। ना तो ये दूध देती है, ना ही अब इसे खिलाने का फायदा है। इसके शरीर को लगता ही नहीं, बूढ़ी हो गई है, और दुबली पतली भी देखो कितनी है। हाँ, कह तो तुम सही रही हो। मैं भी कुछ सोच रहा था बड़े दिन से। जब हमें बकरियों का दूध बेच के इतना फायदा हो रहा है तो एक बकरी दूध देने वाली और खरीद लेते हैं। ऐसा करते हैं, कल ही रौनक को कसाई को बेच के उन पैसों में कुछ और पैसे डाल के एक बकरी और खरीद लेते हैं। कसाई भी इस बूढ़ी बिन मांस वाली बकरी की आधी कीमत देगा। हाँ जी, आप सही कह रहे हैं। पीछे खड़ी रौनक उनकी सारी बातें सुन लेती है। उसे बहुत दुख होता है और फूट फूट के रोने लगती है। सोचती है जब वो दूध देती थी तब उसकी कितनी कदर थी,
आज वो बूढ़ी और कमजोर हो गई है, तो उनके किसी काम की नहीं रही और उसे कसाई को बेच रहे हैं। माँ बापू, ये क्या कर रहे हैं आप? मैं रौनक को कसाई को नहीं बेचने दूंगी। आप भूल गए उसके एहसान। उसी का दूध पी के बड़ी हुई हूँ मैं। आप ही तो सुनाया करती थी ना मुझे। फिर आज इतने खुदगर्ज कैसे बन गए आप? अगर बेचना ही था तो किसी आम इंसान को बेच देते। आप तो उसे मारने के लिए कसाई को सौंप रहे हैं। कसाई को ना बेचे तो किसको बेचे? कौन लेगा इस बूढ़ी कमजोर बकरी को? कम से कम कसाई थोड़े पैसे तो दे रहा है ना इसके। हाँ बेटी, आज हर कोई अपना फायदा देखता है। इस बकरी से किसी को फायदा नहीं है, इसलिए इसे कसाई को बेच रहे हैं और यही होता रहेगा बेटी। कल को अगर सीधी और बुद्धि भी बूढ़ी हो जाएंगी तो दूध नहीं देंगी, तो नई बकरियां लानी पड़ेंगी और उनको बेचना पड़ेगा। ये सुन के सीधी और बुद्धि की आंखें खुल जाती हैं कि आज हम रौनक की बेबसी और बुढ़ापे का मजाक उड़ा रहे हैं, कल मालिक हमारे साथ भी ऐसा ही करने वाले हैं। दोनों एक दूसरे को देखती हैं और बहुत परेशान हो जाती हैं। दूसरी तरफ चंदा जिद पे आ गई थी कि वो रौनक को बेचने नहीं देगी। मैं तो सुबह यहाँ से चली जाऊंगी। मालिक मुझे कसाई को सौंप रहे हैं, पर मेरे जाने के बाद तुम दोनों अपना ख्याल रखना, क्योंकि जो आज मेरे साथ हुआ वो कल तुम्हारे साथ भी हो सकता है। इंसान बस फायदा देने वाली चीज को रखते हैं। माफ करना रौनक, हमने तुम्हारी बेबसी और बुढ़ापे का बहुत मजाक उड़ाया, जबकि हम ये भूल गई थी कि एक दिन हमने भी बुढ़ापे में आना है। तब शायद हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है। मालिक हमारे साथ भी यही कर सकते हैं। हाँ रौनक, सीधी सही कह रही है। आज तुम्हारे साथ हो रहा है, कल हमारे साथ होगा। मुझे बहुत बुरा लग रहा है तुम्हारे लिए। काश कोई चमत्कार हो जाए और मालिक का मन बदल जाए, वो तुम्हें ना बेचे। मेरे साथ तो वही होगा जो ऊपर वाले ने लिखा है और जो मालिक ने सोचा है। अगले दिन सुबह कसाई रौनक को आके ले जाता है। ये देख के सीधी और बुद्धि बहुत दुखी थी। रौनक को ले जाता देख चंदा से बर्दाश्त नहीं होता और वो रौनक से जाके लिपट जाती है, उसे रोकने की कोशिश करती है। छोड़ बेटी, इसे छोड़ दे, जाने दे। हाँ चंदा, छोड़ दे, जाने दे। देखना बेटा, अभी तुम्हें उससे लगाव है, इस वजह से तुम उसके लिए दुखी हो, पर कल तक तुम सब भूल जाओगी। नहीं बापू, मैं रौनक माँ को नहीं जाने दूंगी। रौनक भी चंदा को छोड़ के जाना नहीं चाहती थी, पर माँ बाप चंदा को जबरदस्ती रौनक को छोड़ने को कहते हैं और रौनक को बेच देते हैं। चंदा रोती रहती है। इसी तरह चंदा बेहोश हो जाती है। चंदा को इतना बुखार हो जाता है कि उसे होश ही नहीं आ रहा था। चंदा को बहुत सारे वैद्यों को दिखाया जाता है, पर वो ठीक नहीं होती। फिर एक दिन वैद्य बताते हैं कि चंदा की बीमारी का इलाज बस वही बकरी है, आप उसे वापस ले आइए जिसे ये अपनी माँ समझती है। निर्मला, एक ही तो बच्ची है हमारी, जिसके लिए हम इतना सब कुछ कर रहे थे। अगर वो ही नहीं रहेगी तो हमारा जीवन व्यर्थ है। हाँ जी, आप सही कह रहे हैं। अगर रौनक में हमारी बच्ची की जान बसती है तो आप जल्दी से जाइए और रौनक को वापस ले आइए, इससे पहले कसाई उसे काट दे। तुम सही कह रही हो। हिंगा रौनक को वापस घर ले आता है। चंदा जैसे ही रौनक को देखती है तुरंत होश में आ जाती है और खुशी से पागल हो जाती है। रौनक के गले लग जाती है। रौनक की आंखों में भी आंसू थे। वो भी चंदा से वापस मिलके बहुत खुश थी। वो भी चंदा को माँ की भांति गले से लगा लेती है। यदि आप ऐसी कहानियां और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी सारी नई वीडियोस आप सबसे पहले देख सकें।